अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे। आपके जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो यही क्वेश्चन है जो आपको मॉडल पेपर में आया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बच्चे, याद रखिएगा, दो बातें हमेशा माइंड में रखें। कायनात में जितनी माइक्रो पार्टिकल से लेकर मैक्रो पार्टिकल जितनी चीजें भी हैं, एटम से लेकर इवन के हमारे सोलर सिस्टम तक, वो एक लॉ पे चल रही हैं। और वो लॉ आपको कभी भी उनकी वायलेशन होते हुए नजर, आपने पढ़ा एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फंडामेंटल लॉ बन गया सर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, हम पढ़ के आए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन मैथ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा। लॉज जो है, आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम या टोटल आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, किसी चीज की भी कंजर्वेशन, उसका लॉ सेम है, उस चीज में चेंजिंग कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम आपको क्या बात कहता है, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट इसकी क्या है? ये लिखता है स्टेटमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स का लफ्ज लिख लें आप। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स, the total angular momentum of the system remains constant. The total angular momentum of the system remains constant। बच्चे स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर इसके बाद आपको सारी कहानी इंशाल्लाह विद इन 5 सेकंड्स आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत जल्दी में। समझिएगा, इसको गौर कीजिएगा। जो लोग और कुछ लिख रहे हैं उसको मत लिखें, इसको देखें जरा क्या कह रहा है। आप भी बच्चे इस पे गौर करें। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आप एक्सटर्नल फोर्स को, कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में आप उसको जीरो कर दें, आपको जो टोटल जो नेट एंगुलर मोमेंटम आपकी आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यही बात कहता है। आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर डाइविंग या कुछ भी, इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर। मतलब टोटल और आफ्टर की बातें सेम रहती हैं। ये बात, मेरी बात याद रखिएगा। स्टेटमेंट अपने पास है, आपने लिखनी है। इसके बाद आपको जो अगली बात है वो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी। मेरी बात पे बच्चे जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं ये बात कहूं, मुझे पता है फोर्स किसकी इक्वल होती है फॉर लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। इस बात को हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय है। मैंने कहा जी नेट फोर्स जीरो होगी, खाली उस लम्हे के लिए नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगी तो फोर्स की जगह जीरो पुट कर दिया, डेल्टा पी ओवर डेल्टा, डेट मीन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। टी सामने जाके मल्टीप्लाई होके जीरो, तो डेट मीन डेल्टा पी किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इसका क्या मतलब है, डेल्टा क्या है, चेंज। चेंज का क्या मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल, पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि पी एफ माइनस, सॉरी माइनस इधर आके प्लस, पी एफ इज इक्वल टू पी आई। यही लॉ बोलता था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम। लॉ ने हमें यही बात बोली ना। ये कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये किसका है, ये लीनियर मोमेंटम का है, लीनियर, इसके ऊपर लीनियर लिखते हैं। अब आपको एंगुलर के बारे में बताया जा रहा है। एंगुलर के बारे में हमने कहा जी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फंडामेंटल लॉ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक और बात अगर लिखूं तो आपको कोई इनकार नहीं। आप डेरिवेशन आपको पढ़ा के आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। ऐसे ही है, ये डिराइव हम करके आए थे। मैंने कहा जी कि नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो। तो वहां पे नेट फोर्स जीरो कर दी, यहाँ पे नेट टॉर्क में क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल। टॉर्क क्या हो गया मेरे पास, जीरो। इस जगह क्या पुट हो गया, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। समझ आ रही है बात की? ऐसे ही होगा, ये डेल्टा टी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस कि डेल्टा एल विच इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा का मतलब है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज यही होता है।
तो मैं अगर इसको लिखूं LF माइनस LI विच इज इक्वल टू 0, तो आपको कोई इतराज नहीं। तो दैट मीन्स कि LF इज इक्वल टू LI। तो जिससे साबित ये होता है कि जितने फंडामेंटल लॉज हैं वो यही बात लिखते हैं कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है टोटल और आफ्टर की, इसमें कोई दोहरा है, कोई इनकार नहीं है। ठीक हो गया, यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ गई, इसमें कोई इनकार। अच्छा बच्चे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। इसके बाद बेसिकली एल किसके इक्वल होता है? मेरे पास अगर मिसाल के तौर पे L1 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू, मैंने कहा जी कि टोटल और आफ्टर बराबर है, तो मैं अगर लिखूंगा I1 ओमेगा विच इज इक्वल टू I2 ओमेगा, इसके कोई दोहरा है आपको नहीं? मैंने कहा ना L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा, I1, और L2 किसके इक्वल आ जाएगा? I2 ओमेगा, I2 ओमेगा के। मैंने कहा जी कि I1 टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर बराबर है, तो L1 L2 अगर बराबर आ गया तो I1 ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा। यहां तक कोई दोहरा है? बस अभी सारी बात आपके दिमाग में इंटर होने वाली है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। हमने पढ़ा जब भी दो चीजें आपस में प्रोडक्ट हो रही हो ना, जब दो चीजें आपस में प्रोडक्ट हो रही हो और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, तो वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? फिर सुन लें, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, तो वो कौन सी प्रोपोर्शनल होती है? आपको याद हो, आपने 10th क्लास में के मेथड पढ़ा, मैथ्स में आपने मैथ्स में के मेथड पढ़ा। आप वहां पे लिखते थे, जब आप के की वैल्यू फाइंड करते थे, तो के इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं और थोड़ा सा सॉल्व करूं आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये दो चीजों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? के के। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे इसकी जगह पे ले जाऊं तो क्या करूंगा? डिवाइड करा दूंगा। डेट मीन्स के x बाय के इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो 1 बाय y। साबित हो रही है बात कि जब दो चीजें प्रोडक्ट हो रही हो ना, तो वो आपस में क्या होती हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है? अगर एक चीज बढ़े दूसरी घट जाए, एक चीज घट हो, कम हो रही हो दूसरी, यही बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहती है। अब इस फिनोमिना को समझने के लिए हमें, आपने आज के सोशल मीडिया पे बड़ी वो एक एनिमेशन चल रही होती है। आप अपने हाथों में डंबल्स पकड़े, फॉर एग्जांपल ये आपके हाथ में 2 डंबल्स हैं और एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ जाएं। सुनिएगा, पॉइंट दे रहा हूं, बस कहानी खत्म कर रहा हूं। आप अपने हाथ पे डंबल्स पकड़े और रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ जाएं। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? आपके ये 2 हाथ, जहां पे इसका ओरिजिन है, और मैं कहता हूं कि बॉडी का सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही है। आप अगर ऐसे होके बैठे और उस रिवॉल्विंग चेयर पे आप घूम रहे हो, तो आपके घूमने की स्पीड जो है ना, वो स्लो होगी जब आपके हाथ ऐसे खुले होंगे। जैसे ही आप अपने हाथ कम करेंगे, आपके हाथ घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी। वजह यह है कि आपस में क्या है? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और आपस में इनर्शिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंगुलर इनर्शिया घटेगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। मेरे पास इनर्शिया किसके इक्वल होता है? फॉर एग्जांपल m1 r1 का स्क्वायर, i1 किसके इक्वल हो जाएगा? और i2 क्या आ जाएगा? m2 r2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा। सुनिएगा, जितना आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रेडियस, जितना आपका रेडियस से या आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला कम है, जितना फासला आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, उतना एंगुलर मोमेंटम। इसकी एक और मिसाल ले लें। आपने डोर, मैंने उस दिन में बताया सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाते हुए कि हम छोटे थे, गाठी में डालते होते थे। आपके पास इतनी सी लेंथ की गाठी मौजूद है, आपने उसके साथ पत्थर बांधा, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। जितना ओरिजिन कम है, जितना सेंटर से उसका फासला, इतना एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। और जितनी गाठी बड़ी होती जाएगी, आपकी फोर्स ज्यादा लगती जाएगी और आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी ना। आप एक और चीज देखें, आप ये चीज देखें कि जिम्नास्टिक में आपने देखा है, जब वो उस पे जो है ना जिम्नास्ट जंप करते हैं, तो अपनी बॉडी को, या स्विमिंग पूल में जब जिम्नास्ट क्या कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को स्विमिंग कर रहे होते हैं, वो ऐसे खड़े होकर छलांग नहीं मारते। वो कैसे मारते हैं? ऐसे। दैट मीन्स कि वो बॉडी के ओरिजिन के पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास से फासला कम करते हैं। जब वो अपनी बॉडी का फासला अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कम करते हैं,
दैट मीन्स कि उनका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है। जैसे उनका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है, इतनी ज्यादा वो समरसॉल्ट लेते हैं, इतनी ज्यादा वो कलाबाजियां ले सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब आपका डिस्टेंस कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखें ना, वो जिमनास्ट पे वो गेम है, उस पे जिसपे वो खड़े होकर ऐसे छलांग मारता है ना, तो अपनी बॉडी को कर्ल करते ऊपर जाकर रोटेट होता है एंड देन वो आके पानी में लगता है। अगर वो स्ट्रेट जाके ऐसे स्ट्रेट छलांग मारे, अपनी बॉडी को कर्ल ना करे, तो वो ज्यादा टर्न नहीं ले सकेगा। वो जैसे ही अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला कम करता है, जितना अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक आता है, इतनी उसकी बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा क्रिएट होती है। समझ आ गई? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही बात एंगुलर मोमेंटम कहता है कि आप अगर एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दें, एक्सटर्नल फोर्स को, नेट फोर्स को जीरो कर दें, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स। पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल आता है। ये आपका ये टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी इख्तिताम को पहुंच गया। इसकी एक दो एग्जांपल्स बोर्ड में वो बुक्स में लिखी हुई है, जिमनास्ट वाली, वो लिख लीजिएगा, या जायरोस्कोप की एग्जांपल लिखी हुई है, वो लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.